जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके स्कॉलर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आज हम करने जा रहे हैं पेपर नंबर 025813 के रीजनिंग पार्ट का सॉल्यूशन। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपका क्या कहता है कि जो रिश्ता सर्जन का फोर्सेप्स से है वैसा ही आपको कौन से ऑप्शन में आपको दिखाई देता है। देखो सीधी सी बात है, सर्जन का मतलब वो डॉक्टर जो सर्जरी करते हैं, और सर्जरी करते वक्त वो जो यूज लेते हैं उसको चिमटी कहते हैं। एक तरीके से औजार की बात आ रही है। तो अगर बात करूं डॉक्टर, और ये बेटा ये प्रिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे ओ की जगह सी है, और इसको कहा जाता है जिस पे आपको दवाई लिख के दी जाती है। ठीक है, तो ये डॉक्टर का हथियार नहीं है। रेफ्यूजी वो लोग जो किसी अन्य कंट्री से आकर बसते हैं। असाइलम उसी का एक दूसरा वर्ड है। ब्लैक स्मिथ यानी लोहार जो कि यूज करता है हेमर का, लोहे को मारने के लिए या पीटने के लिए, यानी इसका औजार है। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा इसके अकॉर्डिंग। क्योंकि जो रिश्ता सर्जन का चिमटी के साथ था वही रिश्ता ब्लैक स्मिथ का किसके साथ है, हेमर के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखिए। इन क्वेश्चन नंबर 1 to 2 सिलेक्ट द रिलेटेड लेटर्स वर्ड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। कहने का मतलब है कि जो रिश्ता 7 का 121 के साथ है वही रिश्ता 17 का किसके साथ होगा। तो बेटा देखो सीधी सी बात है कि 121 से आपको क्या दिखाई देना चाहिए, 11 का स्क्वायर। अब बात करते हैं कि 7 और 11 में क्या रिलेशन हो सकता है। तो 7 + 4 11 हो सकता है, और उस हिसाब से देखा जाए तो फिर 7 + 4 21 होना चाहिए, और 21 का स्क्वायर आपको किसी भी ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि 21 का स्क्वायर तो 441 होता है। तो प्लस चार्ज वाली बात नहीं बैठती है। लेकिन आपको पता होगा अभाज्य संख्याओं का सीक्वेंस जो कि होता है 2 3 2 3 5 उसके बाद 7, उसके बाद 11, फिर 13, फिर 17 और फिर 19। तो कहने का मतलब है कि इसने 7 के बाद जो है प्राइम नंबर लिया 11, तो आपको 17 के बाद का प्राइम नंबर लेना था क्या, 19। प्राइम नंबर का मतलब वो संख्या है जिनके मिनिमम और मैक्सिमम दो फैक्टर हो, दो गुणनखंड हो, यानी केवल दो संख्याओं का भाग जाए, खुद का और एक का। ठीक है, तो अब बेसिकली आपको 19 का स्क्वायर लेना है जो कि आपको 361 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये था इसके पीछे लॉजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कहता है, प्रश्न संख्या 3 से 4, 3 और 4 की एक ही इंफॉर्मेशन आपको दी है, उसे चुनिए जो अन्य तीन विकल्पों से भिन्न है। कहने का मतलब आपको भिन्न छांटना है, तीनों में कुछ समानता है, एक आपका अलग है। यानी कौन सा चैप्टर, क्लासिफिकेशन। देखो 717, 414, 236 और 516। तो बेटा देखो कैसे आया ये 717 से 7 गुणा ए करने पर मुझे लास्ट डिजिट 7 दिखाई देती है। ठीक है, यहाँ पर 2 गुणा 3 करने पर क्या दिखाई दे रहा है, 6 दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से 4 गुणा ए करने पर मुझे क्या दिखाई देता है, 4। लेकिन 5 गुणा 1 करने पर मुझे क्या दिखाई दे रहा है, 6 दिखाई दे रहा है। क्लियर है। तो लेकिन आना क्या चाहिए, 5 आना चाहिए। तो यही आपका अलग होगा, बाकी सब में ये लॉजिक लग रहा है। यहाँ पे 5 गुणा 1 5 दिखना चाहिए था, लेकिन 6 दिख रहा है, तो ये अलग हो गया। कुछ बच्चों का ये होगा कहना कि सर ये आपका इवन, ये आपका इवन, ये आपका इवन, और ये क्या हो गया, ओड हो गया। तो यह भी लॉजिक बिल्कुल सत्य है। लेकिन जैसा कि मैं कहते आता हूँ, बोर्ड मास जैसे जोड़ बाकी गुणा भाग वाला कंसेप्ट प्रायोरिटी लिस्ट में इवन ओड से पहले आता है। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। जैसा कि पहले ही बता चुके हैं कि 3 में सिमिलरिटी बनानी है और एक आपका अलग, क्योंकि 3 और 4 की एक ही इंस्ट्रक्शन थी। ठीक है, तो 4 शब्द आपके सामने दिए गए हैं। पहला है हार्ड वर्कर, दूसरा है प्राउडी, और तीसरा है डिसएग्री, और चौथा है डिवोटेड। देखो सीधी सिंपल सी बात है, हार्ड वर्कर एक पॉजिटिव आपका पॉजिटिव चीज है, हार्ड वर्कर होना अच्छी बात है। प्राउडी, देखो किसी चीज के ऊपर प्राउडी, वैसे प्राउडी किसी के जाता है जो कोई ना किसी चीज के ऊपर प्राउड करे। तो बेटा वैसे तो ये थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड चला जाता है, लेकिन प्राउड अच्छी चीजों के लिए भी होता है। तो मान सकते हैं कि इन तीनों को सिमिलर, इन तीनों में सिमिलरिटी बनाने के लिए मुझे इसे एज ए पॉजिटिव वर्ड ही कंसीडर करना पड़ेगा। प्राउड दोनों तरीके से हो सकता है, एक पिता का प्राउड हो सकता है बच्चे के लिए जब वो बच्चा सक्सेस होता है, और एक प्राउड हो सकता है अपने रूप के लिए जो कि
ऊपर वाले की देन होती है, कभी इन चीजों पे प्राउड नहीं करना चाहिए। डिवोटेड का मतलब होता है समर्पित, यानी किसी भी चीज के लिए आप समर्पित भाव से अगर किसी की ओर हो तो उसे डिवोटेड कहा जाता है। अगर तीन इन शब्दों को देखा जाए तो ये पॉजिटिव वर्ड्स हैं। और डिसएग्री यानी किसी से असहमत होना एक आपका इन तीनों से अलग वर्ड है। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन में इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ये था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, जहां पे आपको डायरेक्शन और डिस्टेंस का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, जो कि क्या कहता है कि रोशन प्रातःकाल सूर्योदय के बाद एक मैदान में खड़ा था। किस दिशा में खड़ा था ये नहीं पता, लेकिन जब इसने बोला कि प्रातःकाल सूर्योदय यानी सुबह के समय सूर्य जो उगता है, आपको पता है कि इस दिशा में होगा। और ये दिशा कौन सी होगी, आप बोलोगे सर पूरब होगी। क्लियर है। आगे क्या कहते हैं, उसके पिता उसकी विपरीत दिशा से आ रहे थे। तो सीधी सी बात है कि विपरीत दिशा से आने का मतलब ये होगा, पूर्व का विपरीत क्या हो गया, पश्चिम। पिता ने ध्यान से देखा कि उनकी परछाई उसके ठीक पीछे, उनकी परछाई उनके ठीक पीछे। बेटा देखो, अभी मैंने कहा कि व्यक्ति इस तरफ से आ रहा है, अभी ये बात कहनी थोड़ी सी अधूरी थी। हो सकता था उसके पिता इस साइड से आ रहे हो और उसका फेस इस दिशा में हो, तो ये भी तो विपरीत हो सकता है। लेकिन ये वाली बात जो उसने कही कि पिता ने ध्यान से देखा कि उनकी परछाई उसके पीछे पड़ रही थी, तो अगर पिता इस साइड से आते हैं तो परछाई के हिसाब से, इस दिशा के हिसाब से ये तो राइट लेफ्ट की परछाई होती। लेकिन अगर परछाई इस साइड यानी इस पिता के पीछे की ओर पड़ रही है, इसका मतलब उसका फेस किधर है, पूर्व की ओर है। क्योंकि पूर्व की ओर होगा तभी ये परछाई क्या होगी, विपरीत दिशा में उसके पीठ पीछे होगी। तो आपको जो पूछा है वो पूछा है कि रोशन के सामने कौन सी दिशा है, तो बेटा रोशन के सामने पूर्व दिशा है। कौन सी दिशा है, पूर्व। क्लियर हुई बात। ये था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको एक नंबर सीरीज से दिया गया है, जहां पे आपको बोला है कि 0, 4, 18, 48 क्वेश्चन मार्क और 180 इनके बीच क्या रिश्ता है, या फिर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो देखो, इसका एक तो लॉजिक आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा नहीं पता, लेकिन जब मैंने आपको एक बात बताई है क्लास के अंदर कि जब भी आपको कोई लॉजिक समझ में नहीं आता है तो आप एक मेथड काम में लिया करो, क्योंकि ये मेथड आपके लिए बहुत उपयोगी है, स्टेप मेथड। स्टेप मेथड का मतलब होता है कि आप इनके बीच डिफरेंस देखते जाओ, तो आपको ये डिफरेंस दिखाई देगा कुछ इस तरीके से। जहां पर ये कितना हो गया, 30 का डिफरेंस, यहाँ पे मुझे पता नहीं और आगे का भी नहीं पता। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो कितने का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, तो मुझे 10 का दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे डिफरेंस की बात करूँ तो मुझे 16 का दिखाई दे रहा है। तो मेरा दिमाग ये कहता है कि ऐसा हो सकता है कि आगे कितने का डिफरेंस आए, 22 का। क्योंकि 10, 16 और प्लस 6 22 हो जाएगा। और 30 और 22 अगर ऐड करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 52। और 52 जब 48 में ऐड करूंगा, जब 52 48 में ऐड करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, तो आप बोलोगे सर 100 मिलेगा। और अगर मेरा ये लॉजिक मुझे और आगे ये देखना है कि मेरा सही है क्या, पहली बात तो ऑप्शन में बात आ गई, इसका मतलब मेरा लॉजिक सही है। अदरवाइज आप आगे इसका क्रॉस चेक कर सकते हो, क्योंकि 22 के बाद प्लस 6 28 होगा। और 52 और 28 को ऐड करें तो कितना आता है, 60 और 20 80। क्लियर है। और आप देखोगे कि 100 में 80 ऐड होके 180 आ जाता है, इसका मतलब अपन लॉजिक बिल्कुल सही लेके चल रहे हैं। क्लियर हुई बात। और जिस बच्चे को ये लॉजिक नहीं दिख रहा था उसके लिए तो स्टेप मेथड था, लेकिन यहाँ पे जो लॉजिक है वो मैं बताता हूँ कि अगर बात करो आप यहाँ पर, तो ऐसा हो सकता है कि 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर 0 हो जाता है। इसी तरीके से 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर करने पे 4 आता है। और 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर करने पे क्या आता है, 18। तो बेसिकली लॉजिक जो था वो ये था, क्या, एन क्यूब माइनस एन स्क्वायर। लेकिन अगर ऐसे लॉजिक आपको दिखाई नहीं देते हैं तो आप इस स्टेप मेथड का यूज कर सकते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलेंगे अपन 7 की ओर, जो कि क्या कहता है, फिर से एक आपकी श्रृंखला है। और ये जो श्रृंखला है उसमें कुछ नंबर दिखाई दे रहे हैं और कुछ अल्फाबेट। मैं कहता हूं कि नंबर का सीक्वेंस आप अलग समझने की कोशिश करें और अल्फाबेट की सीक्वेंस को अलग तरीके से हैंडल करें, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चनों में यही देखा जाता है। तो देखो, सीधी सी बात है कि अगर नंबर की बात करें तो यहाँ पे नंबर 1 था, यहाँ पे 2 था, 3 था। अब मेरा आंसर में कितना नंबर आएगा, तो आप बोलोगे सर 4 नंबर आएगा। तो इसका मतलब आप, और 4 नंबर की पोजीशन जो होगी वो दूसरे पे होगी,
जो कि यहाँ पर ये पोजीशन दिखाई नहीं दे रही, लेकिन एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हो पाया। अब अपन समझते हैं कि अल्फाबेट का सीक्वेंस क्या रहा। तो देखो अल्फाबेट के सीक्वेंस को समझने के लिए आप क्रमांक लिखोगे तो सी का कितना होता है 3, 1, और जी का कितना 7, के का 11। एफ की बात करें तो ये 6, 2 और 10 और एन का 14। सीक्वेंस की बात करें तो यहाँ पे +3 दिखाई देता है और यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है +1 है ही आपका। तो ये तो नंबर वाली चीज है, तो इस पे ज्यादा दिमाग लगाना नहीं। अल्फाबेट के अंदर बात करें तो वापस से मुझे +3 दिखाई दिया और आगे भी +3 दिखाई दिया, यानी अल्फाबेट जो है वो +3 से इंक्रीज हो रहा है। तो सीधी सी बात है कि आई का क्रमांक 9 होता है और 3 ऐड करेंगे तो 9 और 3 12 और क्या आ जाएगा अपना एल आ जाएगा। अब मेरा आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर सी। आगे मैं चेक नहीं करूंगा, आप लोग कर सकते हो, +3 करोगे तो आपका पूरा ऑप्शन में आंसर मिल जाएगा। लेकिन मेरा काम खत्म हुआ, नेक्स्ट बढ़ता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। एक और श्रृंखला आपको दिखाई दी, पहले नंबर श्रृंखला यानी नंबर वाली सीरीज, और फिर आपको दिखाई दी अल्फाबेट प्लस न्यूमेरिक की मिक्स सीरीज। और अब आपको जो सीरीज दिखाई दे रही है इस सीरीज को क्या बोलते हैं ये आप कमेंट में करोगे, क्योंकि मैं बार बार बता चुका हूं कि इन सीरीज का नाम क्या है। बेसिकली एग्जाम में कभी भी नाम नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो कमेंट में जरूर बताना कि ये कौन सी सीरीज है। क्लियर है बात। अब इन सीरीज को सोल्व करने का तरीका होता है कि अपन इनको टोटल काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। और 18 के ग्रुप की बात करें तो मुझे 3 3 का ग्रुप या फिर 6 6 का ग्रुप मिलेगा, तो मैं पहले 3 3 पे ही ट्राई करता हूँ। ठीक है। और जैसे ही मैंने 3 3 पे ट्राई किया तो मुझे चीजें समझ में आने लगी। इधर देखो ये वाली रिपीट यहाँ पे हो रही है तो यहाँ पे ए हो सकता है। ठीक है। और ये वाली रिपीट यहाँ हो सकती है तो बी ए सी हो सकता है, बी ए सी। और एक हो गया आपका सी ए बी और एक बी ए सी। जो आपने नंबर फिल किया वो आंसर हो जाएगा, यानी ए सी बी सी बी। ए सी बी सी बी आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, तो ए सी बी बी सी बी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुई बात। ये था क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलेंगे 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि जो आपको डायग्राम दिया गया है इसमें कितने ट्राइंगल है आपको काउंट करने हैं। तो चलो काउंट करते हैं। तो पहले ऊपर वाले काउंट करते हैं, तो आपको मिलेगा 1 2 3 4 और 5। ठीक 5 नीचे बनेंगे तो यानी टोटल कितने हो गए 10। अब कौन से ट्राइंगल बच गए, तो आप बोलोगे दोनों को मिलाकर, यानी एक तो ये ट्राइंगल, ठीक है, और एक कौन सा ये वाला। तो 10 और 2 कितना हो जाएगा 12। तो इसमें कितने ट्राइंगल है आपके 12 ट्राइंगल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका जो लिया गया है वो ब्लड रिलेशन से दिखाई दे रहा है, जहां पर आपको बोल रहा है कि रीता ने मानी से कहा जिस लड़की से मैं कल समुद्र के किनारे मिली थी वह मेरी दोस्त की माताजी के। देखो इधर से प्रश्न को स्टार्ट करना चाहिए मेरी वाली चीज से, क्योंकि मेरी वाली इंफॉर्मेशन काफी बड़ी आपको दिखाई दे रही है। तो देखो पहले मैं यहाँ मेरी की बात करता हूँ, तो मेरी किसके लिए आया है, जो आदमी कहता है, किसने कहा था, रीता ने कहा। तो रीता ने क्या कहा, रीता ने कहा मेरी दोस्त, यानी रीता की दोस्त। ठीक है, मेरी दोस्त की माताजी, तो मेरी दोस्त की माताजी ये हो गई। मेरी दोस्त की माताजी के दामाद की सबसे छोटी पुत्री, तो मेरी ये एक तो बेसिकली रीता की जो है रीता की दोस्त भी हो सकती थी, या फिर रीता की दोस्त की एक बहन हो और उसका हस्बैंड हो। अब इसमें दो पॉसिबिलिटी बनती है, या तो वो रीता की दोस्त का हस्बैंड हो सकता था, या रीता की दोस्त की बहन का हस्बैंड हो सकता था। अब बात करेगी ऑप्शन पे डिपेंड। क्लियर है बात, क्योंकि ऑप्शन में कहीं पे भी डेटा इनएडिक्वेट या कैन नॉट डिटरमाइन आपको नहीं दिया गया, तो आपको आंसर तक पहुंचना होगा। आगे बढ़ते हैं। मेरे दोस्त की माताजी के दामाद की सबसे छोटी पुत्री है, मेरे दोस्त के दामाद के सबसे छोटी पुत्री यानी इनकी बेटी है, कौन, जिनसे वो कल मिली थी। अब देखो इसमें दो आंसर हो सकते थे कि अगर वो रीता की दोस्त की ही बेटी होती तो ये जो है दोस्त उसकी बेटी की क्या होती, तो बताइए वह लड़की रीता की दोस्त की कैसे संबंधित है। तो यहाँ पर तो माँ बेटी का रिलेशन होता, लेकिन माँ बेटी वाला रिलेशन यहाँ पे ऑप्शन में आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो चाची तो नहीं हो सकता, बहन नहीं हो सकता, कजन भी नहीं हो सकता, लेकिन भतीजी हो सकता है। देखो ये इससे भतीजी, क्योंकि ये इसकी मौसी हो गई है। क्लियर है बात। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10, जहाँ पे दो ऑप्शन
आंसर आ सकते थे, लेकिन ऑप्शन के अंदर जो चीज है उसी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपका एक ही आंसर बचता है, वो क्या, भतीजी। ये था क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका कहता है कि एक मैट्रिक्स फॉर्म आपको दी गई है और इसमें आपको बताना है कौन से तीन तीन ग्रुप में कुछ सिमिलरिटीज आपको दिखाई दे रही है। तो देखो बेटा, सीधा सीधा अगर बात करूं तो मुझे ये सिमिलरिटी दिखाई देती है जिसमें तीनों ट्राइंगल आ रहे हैं। तो ये तो कंफर्म है कि एक ग्रुप होगा किसका, 3, 6 और 9 का। तो 3, 6, 9 का ग्रुप यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पे भी दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पे भी दिखाई नहीं दे रहा। तो आपका आंसर क्या हो गया, ए ही हो गया। अब बात करते हैं कि 2, 5, 8 में क्या सिमिलरिटी थी। तो 2, 5, 8 में जो सिमिलरिटी थी, ये अगर देखा जाए तो आपके तीनों 3D डायग्राम है। क्लियर है। और 3D में भी अगर और एक देखा जाए तो ऊपर की और ऊपर का जो सरफेस आपको ओपन दिखाई दे रहा है, तो ये सिमिलरिटी इनमें बिठाई। और ये आपके तीन क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज आपको दिखाई दे रहे हैं, तो तीन में सिमिलरिटी इसने ये बिठाई। ये था क्वेश्चन नंबर 11 जिसका आंसर ए था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका एक मिरर इमेज का है, और मिरर इमेज के अंदर देखा जाए तो आपको पता है इसने कहा कि दी गई आकृतियों में से प्रश्न आकृति का सही जल प्रतिबिंब। मिरर इमेज नहीं है बेटा, इस बार क्या पूछा है, वाटर इमेज पूछा है। वाटर इमेज का मतलब होता है कि आपको इस तरीके से दर्पण लगा के इसको देखना होगा। तो सीधी सिंपल सी बात है कि जल प्रतिबिंब क्या कहते हैं, राइट लेफ्ट चेंज नहीं होता, केवल क्या चेंज होता है, अप और डाउन। तो कहने का मतलब जो चीज इस साइड, ये वाली चीज जो इस साइड राइट साइड दिखाई दे रही है, वो डायग्राम में राइट साइड ही दिखाई देनी चाहिए। और ये जो ऊपर वाली चीज है वो नीचे तो दिखाई देनी चाहिए लेकिन राइट साइड ही। अगर बात करें इसकी, तो इसने तो राइट लेफ्ट ही चेंज कर दिया, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए तो आपका आंसर नहीं हो सकता। अगर बात करें ऑप्शन बी की, देखो ये बेटा ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, और ये ऑप्शन सी, और ये ऑप्शन डी। अगर बात करें सी की, तो देखो सी का ये राइट में दिखाई दे रहा है, ये भी राइट में दिखाई दे रहा है, ये भी राइट में, तो एक बार इसको एलिमिनेट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें इसकी, तो इसमें देखो इसने इसका इसका जो फेस राइट साइड हुआ करता था वो तो राइट साइड ही रहेगा, तो ये तो बेटा ऑप्शन हो नहीं सकता। क्लियर है बात। अब बात करें डी की, तो डी वाला चीज भी आपको इसलिए दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये वाली चीज जो है वो राइट में है, तो वो राइट में रहेगी, लेफ्ट में तो लेफ्ट में रहेगी, तो डी वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन बच गया, क्या, बी। क्या बच गया, बी। हालांकि बी को भी मैं इसको 100% एक्यूरेट नहीं मान सकता, क्योंकि आप देख सकते हो कि एक्यूरेट ये चीज आपको दिखाई नहीं देगी। अगर आप इन चार ऑप्शन में से देखो तो आपको बी ही एक परफेक्ट ऑप्शन इन चार के अकॉर्डिंग दिखाई देगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या कहता है, देखना। देखो ये मैं इसमें थोड़ा सा आपको क्लियरफाई करता हूँ एक बार दोबारा, कि कुछ लोग इसको आंसर बी करेंगे, कुछ लोग सी करेंगे। और अगर बी और सी के अंदर बात कह रहा हूं, तो वो ये है कि जैसे इसने राइट में है तो ये राइट में ही दिखाई देना चाहिए, लेफ्ट में ऐसे कर्व में दिखाई देगा, क्योंकि इसका ये जो मिरर इमेज है वो इस तरीके से बनेगा, और इस तरीके से बनेगा, तो सी भी इसका आंसर देखा जाए, एक बार दोबारा चेक करता हूँ, तो बिल्कुल सी ज्यादा एक्यूरेट है। इसमें थोड़ा सा ये करना, बी आंसर नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, सी आंसर होगा, क्योंकि ये वाली चीज बी को गलत बनाती है, जो कि मैं पहले भी कह रहा था। और सी जो है वो ज्यादा एक्यूरेट इससे दिखाई दे रहा है, तो बेटा इसका आंसर बी नहीं करना है, इसका आंसर क्या करना है, सी करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं, जो कि आपको एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन दिया गया है और कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ। इसने कहा है कि ये जो आपका सर्किल है, ये सर्किल किसको डिनोट करता है, आर्ट्स वाले को। और ये किसको डिनोट करता है, ये सर्किल कॉमर्स वाले को। और ये नीचे वाला सर्किल किसको डिनोट कर रहा है, इकोनॉमिक्स वाले को। प्रश्न क्या पूछता है उस पर चलते हैं, कि द स्टूडेंट हु स्टडी आर्ट्स एंड कॉमर्स बट नॉट इकोनॉमिक्स। कहने का मतलब वो बच्चा चाहिए जो आर्ट्स भी पढ़ता है और कॉमर्स भी पढ़ता है, लेकिन क्या नहीं पढ़ता है, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ता है। तो बेटा ये देखो, ये वाला जो चीज होती है वो इन दोनों के रिलेशन को बताएगा, किसको, केवल आर्ट्स और कॉमर्स वाले के कॉमन वाली चीज को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर है। एन क्या है, एन वो आदमी है जिसमें आर्ट्स भी आ गए, इकोनॉमिक्स आ गए और कॉमर्स वाला भी आ गया। ए क्या है, ओनली आर्ट्स वाला। बी क्या है, ओनली कॉमर्स वाला। सी क्या है, ओनली इकोनॉमिक्स वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका एक सिटिंग अरेंजमेंट का लिया गया है, जिसमें बोल रहा है कि फोर फ्रेंड्स आर सिटिंग इन ए सर्किल एंड आर प्लेइंग कार्ड्स, शंकर इज सिटिंग टू द राइट ऑफ राम। यानी कहने का मतलब है
कि 4 लोग बैठे हैं सर्किल में, तो सर्किल में तो अपन पहले से ही 4 लोग को बिठा देते हैं इस तरीके से। उसके बाद ये जो इन्फॉर्मेशन कह रहा है कि शंकर इज सिटिंग टू द राइट ऑफ राम, यानी शंकर राम के दाईं ओर बैठता है, तो ये अगर राम होता तो ये शंकर आ जाता अपना। क्लियर है? उसके बाद क्या कहता है देखिए, एंड गोपाल इज सिटिंग लेफ्ट टू द अरविंद, गोपाल जो है वो अरविंद के लेफ्ट में बैठता है, तो ये अरविंद हो गया आपका, और ये क्या हो गया आपका, गोपाल। देखो जब सेंटर की ओर फेस होता है, जब तक कुछ ना बोला जाए सेंटर की ओर है या बाहर की ओर, तो अपन मानते हैं सेंटर की ओर, और सेंटर की ओर जब फेस होता है तो इस साइड चलने पर राइट हो जाता है और इस साइड चलने पर लेफ्ट हो जाता है। क्लियर होगी बात? अब इसने क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन से दो युगल खेल में साझेदार थे। याद रखना जब अपन कार्ड्स खेलते हैं तो जो अपना पार्टनर होता है वो अपने सामने होता है, अपने बगल में नहीं होता है, एडजेसेंट नहीं होता। तो कहने का मतलब यहाँ पे दो पार्टनर है, एक तो अरविंद और शंकर वाली जोड़ी है, और एक है गोपाल और राम वाली। तो आपको ऑप्शन में किसमें कौन सी चीज दिखाई दे रही है, तो आप बोलोगे सर गोपाल और राम वाली चीज दिखाई दे रही है। अब बेटा ये देखो अरविंद और शंकर का ऑप्शन में ही नहीं देगा, क्योंकि अरविंद और शंकर भी तो एक दूसरे के क्या है, पार्टनर है। क्लियर है बात? ये था क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 जो आपको कौन से टॉपिक से दिया है बताओगे, इस टॉपिक का नाम बताओगे आप, आपका काम है ये। ठीक है, क्वेश्चन मैं सोल्व करवाता हूँ। इफ 841 इक्वल टू 3, 633 इक्वल टू 5, 425 इक्वल टू 7, सो 217 क्या होगा? तो देखो बेटा 8 और 4 और 1 से 3 कैसे आ सकता है, तो मैंने कहा कि 8 में आप 4 से भाग दे दो और इसमें 1 ऐड कर दो तो मुझे 3 मिल जाता है। क्या ये लॉजिक आगे भी लग रहा है कि 6 में 3 का भाग दिया और 3 ऐड किया तो मुझे 5 मिला? कहने का मतलब है कि पहली जो डिजिट है उसमें आप कितने का भाग दोगे, उसमें अगली वाली संख्या का भाग दोगे और थर्ड वाली इसमें ऐड कर दोगे। क्लियर है बात? तो आपको जो निकालना है वो उसी पे चलते हैं कि 2 में अपन 1 का भाग देंगे और प्लस क्या करेंगे, 7 करेंगे, तो अपन को क्या प्राप्त होगा, 9 प्राप्त होगा, और आपका आंसर हो जाएगा डी। ये था क्वेश्चन नंबर 15 जिसका आंसर आपको क्या मिला, डी। और हाँ, कौन से टॉपिक से ये आप बताओगे मुझे। ये था क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 कहता है इन ए सर्टेन कोड concise is written as FTJBBNM then how is FISHERY written in that code। कहने का मतलब कोडिंग डिकोडिंग से आपका ये प्रश्न लिया गया है, और कोडिंग डिकोडिंग को सोल्व करने के लिए अपन सबसे पहले क्रमांक लिखते हैं। तो सी का क्रमांक 3, ओ का 15, एन का 14, सी का 3, आई का 9 और एस का 19 और ई का 5। उसके बाद कोड का अपन क्रमांक लिखते हैं, तो एफ का कितना आएगा, 6। उसके बाद टी का 20, जे का 10, बी का कितना, 2, दोबारा 2, और एन का 14 और एम का 13। सबसे पहले तो अपन फॉरवर्ड कोडिंग चेक करते हैं, तो यहाँ पे +3, लेकिन यहाँ पे फिर +5, +3 +5 तक ठीक थी बात, फिर +6 आ गया, फिर -1 आ गया। तो ऐसे सीक्वेंस फॉरवर्ड कोडिंग में नहीं बनते हैं। बैकवर्ड कोडिंग यानी 5 से 6 आना मतलब +1, फिर 19 से 20 +1, फिर 9 से 10 +1 दिखाई दिया। लेकिन जैसे ही 3 से 2 देखा तो ये -1, फिर 14 से 2, ऐसी बात नहीं बनेगी। लेकिन क्रॉस कोडिंग में मुझे ये चीज दिखाई दी है। कैसे? 5 से 6 यानी +1, 19 से 20 यानी +1, और 9 से 10 यानी +1। और साथ ही साथ आगे इसने क्या किया, आगे इसने किया ये वाली चीज यानी -1 यहाँ से स्टार्ट की। क्लियर है बात? अब फिर से आपकी क्रॉस कोडिंग करवा दी है इसने। कैसे? देखो यहाँ से 14 से -1, 15 से -14 और 3 से 2। तो ये आपकी थी क्रॉस कोडिंग का एक प्रश्न। अब आपको जो पूछा है उसके बारे में बात करते हैं। आपको किसका पूछा है, फिशरी का। तो फिशरी में एफ कितना होता है, 6, आई कितना होता है, 9, और एस कितना होता है, 19, एच कितना होता है, 8, और उसके बाद ई आर वाई यानी 5, 18 और 25। अब आप मुझे बताओ कि ये वाली चीज यहाँ जाएगी वो भी क्या होके, प्लस होके, क्योंकि ये वाली चीज कहाँ जाती है बेटा, ये वाली चीज, ये वाली तो यहाँ आती है 30 नंबर पे। पहले मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ। 5 से 6 आना, क्योंकि ऑप्शन से यहीं से एलिमिनेट करना शुरू करेंगे। 25 से +1 होके यहाँ पे क्या आएगा, जेड आएगा, यानी ऑप्शन में जेड आएगा पहले सब में है। ठीक है, फिर 19 से, अब यहाँ से 18 से 19 आने का मतलब एस आएगा, और 5 से कितना आएगा, 6 आएगा। क्लियर है बात? 5 से 6 का मतलब क्या हो गया, एफ आएगा। जेड एस एफ, जेड एस एफ देखो तीनों में दिया है, बड़ा ही दिमाग
एग्जामिनर ने लगाया। 3 का कोड करने के बाद, इन 3 का कोड करने के बाद आपने क्या देखा कि सर ये बीच वाला तो -1 होके आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, जी आ जाएगा। कितना आ जाएगा, जी। अब देखो जी 2 ही ऑप्शन में रह गए, यानी ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अब तो पूरा ही सोल्व कर लो, क्या फर्क पड़ता है। अब यहाँ से -1 होकर आएगा, कितना आएगा, ई। फिर यहाँ से -1 होकर आएगा कितना, एच। और यहाँ से -1 होकर आ गया क्या, आर। तो जी ई एच आर आपको ऑप्शन किस में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुई बात। क्रॉस कोडिंग का बहुत अच्छा पर्सन है, नोट्स के रूप में आप इसको लिख सकते हो। ये था क्वेश्चन नंबर 16, जिसका आंसर क्या आया, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है आपका, ये क्वेश्चन जो लिया गया है वो कैलेंडर से लिया गया है। क्लियर है बात, किसे लिया गया है, कैलेंडर से। अब इसमें क्या कहता है वो सुनो। देव किसी स्थान पर शनिवार को पहुंचता है, कितने बजे, कौन से वार को पूछता है, शनिवार को। लेकिन शनिवार को पहुंचने पर क्या हुआ, उसे पता चला कि वह नियत दिन यानी जिस दिन आना था उससे 3 दिन पहले आ गया। कितने दिन पहले आ गया, 3 दिन पहले आ गया। तो अगर मैं कहीं शनिवार को पहुंच जाता हूँ और कह रहा हूँ कि 3 दिन पहले पहुंच गया, तो इसका मतलब मेरे को कब आना था, 3 दिन बाद, यानी रविवार, सोमवार और मंगलवार को आना था। कब आना था, मंगलवार को आना था। क्लियर है बात, ये वो दिन है जब मुझे आना था, लेकिन मैं आ गया कब, शनिवार को। अब ये कह रहा है कि यदि वह वहां पहुंचने वाले शनिवार के बाद आने वाले सोमवार को पहुंचता है, यानी बाद का मतलब तो इधर ही होगा, और ये सोमवार को पहुंचता है, तो कहने का मतलब आना तो मंगलवार को पहुंच गया, कब, सोमवार को, यानी तय दिन से कितने दिन पहले पहुंच गया, 1 दिन पहले पहुंच गया। यही आपसे पूछा था। ये था क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं, जो कि कहता है कि यदि माइनस को डिवाइड प्लस को गुणा और डिवाइड को माइनस और गुणा को प्लस करता हूं, तो इसमें से कौन सी इक्वेशन आपको राइट दिखाई देती है। मैंने हमेशा कहा है कि पहले आप सी चेक किया करो, फिर क्या चेक किया करो, डी। और इनमें भी पहले कौन सा चेक करना है, जिसमें डिवाइड वाली चीज जो है वो समस्या पैदा ना करे। तो पहले तो देखो ये सीधी सी बात है कि माइनस की जगह आएगा डिवाइड, तो यहाँ डिवाइड आएगा, और यहाँ पे डिवाइड आएगा। तो कहने का मतलब डिवाइड वाली चीज से तो ये बात नहीं बैठेगी। चलो कोई बात नहीं, डी चेक कर लेते हैं या सी चेक कर लेते हैं, जो भी आपकी मर्जी है। पहले इसको चेक कर लेते हैं। तो आप कहोगे 24 और प्लस की जगह क्या आ जाएगा, तो इसने कहा प्लस की जगह गुणा आएगा, तो मैंने कर दिया गुणा। फिर माइनस की जगह क्या आएगा, तो इन्होंने कहा डिवाइड, तो मैंने कर दिया डिवाइड। फिर गुणा की जगह इसने क्या कहा, गुणा का मतलब इसने प्लस बताया, तो मैंने कर दिया प्लस। और फिर डिवाइड की जगह इसने क्या बताया, तो इसने कहा माइनस, तो मैंने कर दिया माइनस। अब मैं इस चीज को सोल्व करूंगा, तो मुझे यहाँ क्या मिलेगा, 8, 4 में 8 का भाग देंगे तो 8 में 4 का भाग देंगे तो 2 मिलेगा, और गुणा 24 होगा यहाँ पर, और +2 और माइनस का 3। यहाँ पे बात करूं तो ये 48 + 2 कितना हो गया, 50। और 50 में से 3 माइनस करने पर 47 आना चाहिए। क्या यही आ रहा है क्या, बिल्कुल यही आ रहा है। अब इतना विश्वास होना चाहिए कि सी बी ए कुछ नहीं होगा, क्या होगा आपका आंसर नंबर ए। क्लियर हुई बात। ये था क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलेंगे, जहां पे आपको पूछा है कि हाउ मेनी क्यूब्स इन द गिवन फिगर। बेटा देखो ध्यान से कि अगर इस क्यूब को आप देखोगे तो आपको ये क्यूब जो है वो सिमेट्रिक क्यूब नहीं है, यानी कहने का मतलब इस साइड से देखोगे तो आपको 3 4 5 6 चीजें दिखाई देगी, लेकिन इस साइड से देखोगे तो आपको कितनी दिखाई देगी, 4। क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना होता है, इनको टोटल ले लो जो आपको दिखाई दे रहा है सामने वाले का, और टोटल करोगे तो 6, 1 1 2 3 4 5 6, ऐसी 6 चीजें हैं, तो टोटल ये कितने हो गए, 6 गुणा 6 36, और इधर कितने हैं, 4। 36 को 4 से गुणा कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 144। ऑप्शन नंबर सी। ये था क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलेंगे, जो कि एक आसान प्रश्न है, जहां पे आपको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इनको क्या करना है, अरेंज करना है। इतने पेपर सोल्व कर लो, इतने पेपर सोल्व कर लो कि आपको पूरा पढ़ना ना पड़े, क्वेश्चन देख के आपको पता चल जाना चाहिए क्या पूछ रहा है। क्लियर है बात। तो देखो अगर इनको अरेंज करेंगे तो आप ये कहोगे कि देखो सर INV 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 I1V, यहाँ से तो कुछ होना ही नहीं है। फिर आगे किससे होगा, इससे। देखो ये सबसे पहले आएगा 1 नंबर, क्योंकि ए सबसे पहले आता, तो 4 नंबर सबसे पहले आएगा, जो कि इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये गया। अब इस 4 के बाद देखा जाए तो पहले इनमें तो ये तो खत्म हो गया। अब इनकी बात करें तो यहाँ ओ आ रहा है, यहाँ ई, यहाँ आई, यहाँ ई। तो कहने का मतलब अब ई वाली चीज पहले आएगी, और ई में भी सबसे पहले ये आएगा, क्योंकि ई के बाद एन और यहाँ पे ई के बाद क्या आ रहा है, एस। तो अब 4 के बाद क्या आएगा,
एक आएगा जो कि एक ही ऑप्शन में है। आगे आप चेक करोगे, मैं नहीं करूंगा क्योंकि मेरे सारे ऑप्शन क्या हो गए हैं, एलिमिनेट। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 20। एक एक सेकंड बचाओ और आगे बढ़ जाओ। क्लियर है? 20 का आंसर क्या आ गया आपका, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 आपका क्या कहता है, देखिए बहुत ही आसान प्रश्न की, विच आंसर फिगर विल कंप्लीट द पैटर्न इन द गिवन क्वेश्चन। इस पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, देखिए इस पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए आपको ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों चाहिए, और इस तरीके की चीज। तो इस तरह की चीज आपको ए में नहीं दिख रही, बी में नहीं दिख रही, सी में नहीं दिख रही, किस में दिख रही है, डी। ज्यादा वक्त मैं इस पे नहीं दूंगा क्योंकि बहुत आसान प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलेंगे, जो कि आपको एक मिसिंग नंबर का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि 4 2 3 3 का यूज करके 72 आना, 9 4 10 2 का यूज करके 720 आना। उसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा, तो देखो अगर 72 की बात करें तो 72 को अगर मैं तोड़ूं तो मैं कह सकता हूँ सर 9 गुणा 8 होता है। अब ये 9 कहाँ से मिलेगा, तो आप कहोगे सर इन दोनों का गुणा कर दो, 9 मिल जाता है, और इन दोनों का गुणा कर दो, क्या मिल जाता है, 8 मिल जाता है। क्लियर है बात? तो 8 यहाँ से आ गया, 9 यहाँ से आ गया, क्या ये बात आगे भी लागू हो रही है? तो आप कहोगे सर यहाँ गुणा करने पे 20, यहाँ गुणा करने पे 36, और 36 गुणा 20 करने पे 720, यानी बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अपन यही काम करेंगे, 1 गुणा 6 6, और 6 गुणा 2 12, और 12 को 6 से गुणा करेंगे तो 72 आपको प्राप्त होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, एक ही पासे की भिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है। यदि 4 निचले फलक पर है तो ऊपरी फलक पर कौन सी संख्या आपको दिखाई देगी। कहने का मतलब अपोजिट लेटर आपको बताना है। बार बार हर एक पेपर में मैं ये चीज बताते आ रहा हूँ कि जब भी आपको दो पासे देखने मिले तो आप स्थिति चेक करोगे। स्थिति का मतलब कितने अंक कॉमन है दोनों में। तो अगर इन दोनों को गौर से देखा जाए तो इनमें एक ही अंक कॉमन है, कौन सा, 2। और जब एक ही अंक कॉमन होता है तो इसको कहते हैं स्थिति नंबर 1। जब दो अंक कॉमन होते हैं तो स्थिति नंबर 2, और एक भी कॉमन नहीं होता तो स्थिति नंबर 3। स्थिति नंबर 1 का जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, जो कॉमन नंबर है उससे घड़ी की दिशा में घूम जाओ और लिख दो। ठीक है, 2 के बाद कितना है, 6, और उसके बाद 4, इस तरीके से घूम गए। यहाँ पे घूमेंगे घड़ी की दिशा में तो 2, फिर 5 और फिर 3। तो 4 के पीछे क्या है बेटा, क्योंकि 4 के पीछे पूछा है तो 4 के पीछे क्या आया, 3। क्लियर हुई बात? ये था क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलेंगे, जहाँ पे फिर से आपको एक कोडेड क्वेश्चन पूछा है कि सी ए बी को 6 लिखा जाता है, बी ई डी को 40 लिखा जाता है, तो एच ए डी को क्या लिखा जाएगा। आराम से देखने में पता चल रहा है कि अगर सी ए बी की बात करूं तो सी का क्रमांक 1, ए का 1 और बी का 2, और इन तीनों को गुणा करूं तो मुझे 6 प्राप्त होता है। आगे भी ये लॉजिक देख लो, तो बी का 2 होता है, ई का 5 होता है, और डी का कितना होता है, 4। तो इनको गुणा करने पे 40। कहने का मतलब क्रमांकों का गुणा। तो यहाँ पे एच का कितना हो जाएगा, 8, ए का 1 और डी का 4, यानी 8 चौक 32 आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। ये था क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 25 की ओर चलेंगे। 25 वाला क्वेश्चन जो है वो आपको साइलो का क्वेश्चन दिया गया है, जहां पर आपको स्टेटमेंट से क्या बनाना है, वेन डायग्राम। पहला स्टेटमेंट क्या है, नो क्रो इज बर्ड। तो नो क्रो इज बर्ड का क्या हो गया, ये वाला। उसके बाद ऑल बर्ड्स आर एनिमल, तो ऑल बर्ड्स आर एनिमल का ये डायग्राम। अब क्या पूछा है, सम एनिमल्स आर क्रो। सम एनिमल्स आर क्रो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सम एनिमल्स आर बर्ड, बिल्कुल सम एनिमल्स आर बर्ड सही है। नो एनिमल इज क्रो, नहीं, क्योंकि नो बर्ड। अब ये एरिया क्या है या नहीं अपन नहीं कह सकते, तो ये भी बात गलत हो गई। तो केवल सेकंड वाला ऑप्शन किसमें दिखाई दे रहा है, केवल दूसरा सही। अच्छा एक चीज और ध्यान से समझना, सेकंड वाली चीज आती है, लेकिन सेकंड वाली देखो यहाँ पर ये आ रही है। अब मुझे ये चेक करना था कि क्या इसमें इधर और लगता है क्या, या वाली कंडीशन। या वाली कंडीशन की 3 शर्तें। पहली शर्त, एक चीज पॉजिटिव होनी चाहिए और एक चीज नेगेटिव। तो देखो ये वाली चीज पॉजिटिव और ये वाली चीज नेगेटिव। चलो सही हो गई। एक अपवाद मैंने लिखा है कि पॉजिटिव वाली चीज कहां से स्टार्ट नहीं होनी चाहिए, ये आप बताओगे, वरना मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। दूसरी, याद रखना यहाँ पे भी अपवाद होता है कि पॉजिटिव वो नहीं आना चाहिए, बाकी हर एक पॉजिटिव और नेगेटिव होने पर ये कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरी कंडीशन है एक यस और एक नो, तो बिल्कुल ये वाली चीज भी सही है, एक यस और एक नो कह रहे हैं। और तीसरी वाली चीज,
दोनों जगह चीजें जो है वो सेम होनी चाहिए। एनिमल क्रो ये भी सेम, यानी तीनों कंडीशन पूरी। इधर और की तीन कंडीशन लागू होनी चाहिए, तीनों में से एक भी फेल, इसका मतलब इधर और नहीं लगेगा। क्लियर है बात? लेकिन यहाँ पे तीनों सेटिस्फाइड है, और इसी के वजह से आपका आंसर डी होगा कि दूसरा तो सही, और इसमें क्या लग जाएगा, इधर और। थोड़ा सा ध्यान देना कि इधर और नीदर नोर में थोड़ा सा फर्क है। अगर कंडीशन तीन में से एक भी फेल होती है तो फिर नीदर नोर आता है। आई होप आपको सारी बातें क्लियर हुई होगी, और आशा करता हूँ कि आपका सब कुछ बढ़िया चल रहा है, मॉक टेस्ट अच्छे चल रहे हैं। करते रहो और लगाते रहो और मेहनत जारी रखो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।